नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गुप्ता एक बार फिर से अपने इस छोटे चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए, इससे पहले हम लोग धारा 28 तक पढ़ चुके हैं और उसमें क्या क्या बातें थी मैंने पहले ही बता दी है। जैसे कि धारा 28 में लिखा हुआ है कूट कर करना, नकल करना, कॉपी करना। मतलब कि कोई अगर किसी वस्तु की, जैसे चाहे वो नकली नोट हुआ, चाहे मुहर हुआ, स्टाम्प हुआ, हस्ताक्षर भी हुआ, इनके अगर कॉपी करता है, नकल करता है तो उसे भी हम आईपीसी के तहत गुनाह मानते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। व्यू कम आने की वजह से आप लोगों का कमेंट नहीं करते हैं, जो भी दिक्कत वगैरह होती है, तो इससे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूँ मैं। फिर वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। आप ऐसा नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते तो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें आप। जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर किए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। और मैं सारे के सारे जो धाराएं हैं मैं आपको भर्ती आने से पहले ही सब पढ़ा दूंगा और पीडीएफ भी आपको उसकी मिल जाएगी। तो अभी तक हम पढ़े धारा 28 तक, आज बात करते हैं धारा 29 की। धारा 29 कहता है क्या कि दस्तावेज, अक्षर, आकृति, चिन्ह या इनमें से किसी एक या एक से अधिक माध्यम द्वारा आप कॉपी करें तो अपराध है। इसका प्रयोग सबूत के केवल तौर पर ही होता हो। जैसे मतलब क्या, जैसे कोई दस्तावेज हो गया, अक्षर हो गया, आकृति हो गया, चिन्ह वगैरह इसके हो गए, तो ये एक से अधिक माध्यम में अगर आप करते हैं कॉपी तो वो क्या होता है, अपराध होता है। जैसे मान लीजिए, ये हमारा नोट्स है, ठीक है, ये हमारा खुद का नोट्स है। जैसे कि आप देखेंगे कि मैं इस पर मैंने अपना जो नोट्स है उसमें मैंने अपना नाम, खुद का नाम जो है मेरा भरत मैंने लिखा है, भरत सर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो अगर मैंने कर दिया, अगर इसी को आप कॉपी करके अगर किसी के पास भेजते हैं तो ये एक प्रकार का अपराध हुआ, क्योंकि इस पे हमारा सीसी है, यानी कॉपीराइट जो अथॉरिटी हमारी है ना, वो सीसी हमें प्राप्त है। कॉपीराइट स्ट्राइक हम आपको दे सकते हैं कि आपने मुझसे बिना पूछे मेरे नोट्स को किसी के द्वारा क्या किया, शेयर किया या उसका यूज किया, ठीक है। तो यही चीज़ होता है इसमें, ठीक है। इसमें जैसे लिखा हुआ है, जैसे मानचित्र, संविदा, पेपर, चाकू इत्यादि जो होता है, चेक जो होता है इत्यादि को अगर हम कॉपी करते हैं तो ये क्या होता है, एक प्रकार का अपराध होता है, ठीक है। जैसे किसी का मानचित्र है, नक्शा वगैरह है, उसके आप कॉपी कर लेते हैं उनसे बिना पूछे। संविदा पेपर है, वो आप बनाते हैं, ठीक है। जैसे जीरोक्स कॉपी है, उसके 2 कॉपी बना लेते हैं। जैसे फॉर्म आता है, वाइट कलर का फॉर्म आया आपको भरने के लिए, आता नहीं फॉर्म वगैरह विभिन्न प्रकार के, कि जैसे बैंक का जो निकासी फार्म होता है वो आपने एक ले लिया और एकदम हूबहू उसी कॉपी पर आप लेकर क्या किए, उसका एक कॉपी कर लिए। आप कॉपी कर लिए तो यह जो होता है यह एक प्रकार का अपराध हुआ। इसलिए यह जो होता है यह धारा 29 के अंतर्गत अपराध होता है। इसलिए बैंक के जो होते हैं चेक वगैरह होते हैं जो एक तरह ही रखे जाते हैं, ठीक है। और ये किसके तहत होता है, ये 29A जो IT एक्ट है सन 2000 में, वो 29A एक है इसमें धारा, उसके तहत इसमें जोड़ा गया है। ये 29 है, वो धारा 29A होता है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं वह अपराध होता है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मतलब जैसे इमेज वगैरह होता है या वॉइस रिकॉर्डर होता है, वीडियो वगैरह होता है, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, मल्टीमीडिया संबंधित, ये सब उसमें भी आते हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक वगैरह पर कट पेस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें बिना उसके पूछे फॉरवर्ड तो हम लोग कर ही देते हैं, ठीक है। वो इसके आगे बात करेंगे तो धारा 30 की। धारा 30 क्या कहता है कि मूल्यवान सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति, यानी जो प्रमाण पत्र वगैरह होता है, ऐसे कोई भी दस्तावेज दो किसी विधिक अधिकार का विधिक यानी मूल्यवान, यानी जिसका कोई मूल्य हो, सिक्योरिटी पेपर हो, सुरक्षा संबंधित हो, प्रतिभूति हो। प्रतिभूति का मतलब होता है जिसे छापने का अधिकार या जारी करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को हो। ऐसे कोई भी दस्तावेज यानी कोई भी पेपर, कागजात जो विधिक अधिकारी यानी कोई जज के द्वारा हो, कोई कानूनी अधिकारी हो उसके द्वारा हो, का सृजित किया या विस्तृत किया या निर्बंधित छोड़ते हैं, ऐसा कोई भी कागज़ जिसके द्वारा आपका विधिक कानूनी अधिकार प्रस्तुत करता है, जैसे मार्कशीट होता है, लाइसेंस होता है, ज़मीन कागज़ होता है, लोन के पेपर होते हैं, आदि को कानूनी अधिकार प्राप्त होता है, इन सब की कॉपी करना भी क्या होता है, अपराध होता है। आए समझ में। ये एक बार हुआ था, इसका एक महत्वपूर्ण केस है। मतलब कुल मिला जाए, जैसे आपकी मार्कशीट कॉपी है, अगर वो आप जाली बनवाते हैं, कोई जाली बनाता है, देखते हैं कई बार होता है। अभी कुछ दिन पहले यूपी में आया था कि फर्जी मार्कशीट के आधार पर 6 शिक्षक जो थे बीएड के फर्जी मार्कशीट लगाकर उन्होंने शिक्षक की नौकरी प्राप्त की थी, ठीक है। तो इसके लिए मतलब हम इसे भी नहीं कर सकते हैं। अब बात करेंगे तो इसका एक प्रमुख केस है, आप लिख लेंगे, कन साहब कालू पाटिल, ठीक है, वर्सेज स्टेट महाराष्ट्र।
एक कोई कंद साहेब कालू पाटिल करके थे, ठीक है, और ये महाराष्ट्र सरकार में यानी महाराष्ट्र करने वाले थे। उन्होंने नकली दस्तावेज के आधार पर कॉलेज में एडमिशन लिया था। ये जो साहब कालू पाटिल जी थे ना, जो भी व्यक्ति रहे होंगे, ठीक है, यह क्या किए थे कि यह कॉलेज में एडमिशन लिए थे, ठीक है। जैसे आप समझिए, जैसे वैकेंसी आने वाली है लेखपाल की, तो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, और पहले भाई अब तो मान लीजिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है सर्टिफिकेट वगैरह का, लेकिन पहले नहीं होता था, तो वो लोग फर्जी बना देते थे। तो जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, या मान लीजिए लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, तो लेखपाल की वैकेंसी में एक चीज़ है, आपने नोटिस किया होगा, या हो सकता हो नहीं भी देव की बार, कि उसमें CCC का सर्टिफिकेट मांगता है। CCC एक कंप्यूटर संबंधी डिग्री होती है, ठीक है, तो CCC का डिग्री मांगता है। तो भाई जिन लोगों के पास नहीं होता, जैसे रिटेन उन्होंने क्वालिफाइड कर लिया, मतलब अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उसमें CCC की डिग्री चाहिए, तो वो कहीं से फर्जी डिग्री बनवा लिए, ठीक है। तो वह जो डिग्री जो जिसको हम कहते हैं नकली डिग्री, ठीक है, या जो फेक कागजात होता है, ठीक है, नकली डिग्री जो हमारी होती है वो फेक कागजात होता है, वो बनवा ले, तो उसके आधार पर अपनी नौकरी प्राप्त कर ली। तो यह भी यह धारा 30 के अंतर्गत क्या होता है, कानूनी अब कानूनी तौर पे अपराध माना जाता है, ठीक है। और कोर्ट ने यह मान लिया उसमें, कालू साहब जो पाटिल थे, कि मार्कशीट का जो है वो क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति है, इसका कुछ मूल्य है, ठीक है। इसका आगे बात करेंगे तो 31 वसीयत आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है अपने मरने वाला होता है, या मरने से पहले ही अपनी सभी संपत्ति का उत्तराधिकारी, यानी एक प्रकार जैसे आपके अकाउंट वगैरह होते हैं, तो अकाउंट में जो नॉमिनी का फॉर्म होता है, नॉमिनी के बारे में जानते होंगे, तो जो नॉमिनी होता है, तो नॉमिनी जैसे किया जाता है उसी तरह वसीयत किया जाता है, यानी व्यक्ति बता सकता है अपना कि वह अपने संपत्ति को किसे देना चाहता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, 31 धारा के अंतर्गत वसीयत कहते हैं। अब धारा 32 है, 32 का क्या है, गैर कानूनी अवैध कार्य करना या अपने कर्तव्य का चूक कर जाना। मतलब गैर कानूनी कोई अवैध कार्य जो कानून विरोधी हो, अवैध हो, ऐसा कार्य करना, या अपने कर्तव्य से, यानी जो आपका फ़र्ज है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, उससे आप अगर चूक जाते हैं, वह धारा 32 के अंतर्गत आती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, IMP इस पर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बताया भाई, इसमें यह बताया है कि जो जैसे कोई नर्स है, ऑक्सीजन मास्क पाइप सही से न लगाए, इसे चूक से धारा 32 के अंतर्गत ही माना जाता है। मतलब कोई नर्स है, अब उसे भाई कोई मरीज़ है हमारा, अब मरीज़ को इंजेक्शन सही से देना, और उसने गलती से क्या किया भाई, उसे नहीं नर्स है, उसको क्या मालूम कि कोई ऐसी दवाई इंजेक्शन में लगाकर उसने क्या किया, इंजेक्शन लगा दिया उसे, जिससे उस मरीज़ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अगर मरीज़ की जो मृत्यु हुई है, तो इस मृत्यु की जिम्मेदार कौन होगी, नर्स होगी, ठीक। हालांकि उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का भी मुकदमा चलेगा, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये कि उसका इरादा नहीं था, लेकिन उसने हत्या की, तो धारा 32 के अंतर्गत भी इस पर चलेगा। और जो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा होता है, धारा होती है, आगे हम पढ़ाएंगे, उसके आधार पर चलेगा। इसे हम मानते हैं एक प्रकार से लापरवाही, क्या बोलते हैं भाई, लापरवाही, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए इसके आगे बात करेंगे। धारा 33 कार्य कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर धारा 34, इसके लिए 4 शर्त होनी चाहिए। वह आपराधिक कृत्य हो, 2 या 2 से अधिक हो, शारीरिक रूप से आसपास हो, और चौथा है कि सभी के सामान्य आशय हो। एक तरह से इसे हम लूट कहते हैं, ठीक। सामूहिक उत्तरदायित्व के मतलब अगर समान आशय यहाँ पे होता है, समान आशय हम कब किसी को कहेंगे उसके बारे में, ठीक है। यानी धारा 34 जो होती है, इसके लिए 4 शर्त होती है। धारा 34 4 शर्तों के साथ बनाई जाती है। पहला शर्त होता है कि आपराधिक कृत्य हो, यानी कोई भी कार्य जो किया जाता है वह कोई ना कोई क्राइम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि वह 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, धारा 34 तभी लगेगी, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व के नाम से इस धारा को जाना जाता है। तो उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, एक अकेला व्यक्ति नहीं हो, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। यानी पहली बात तो यह है कि भाई क्राइम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तीसरी बात कि शारीरिक रूप से आसपास होने चाहिए। शारीरिक रूप से आसपास होने का मतलब क्या होता है कि समूह में होने चाहिए। एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति फ़ोन से कहीं और है, तो उसे नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा। शारीरिक रूप से उसे आसपास होना चाहिए। और चौथा है कि सभी के सामान्य आशय को बढ़ा रहे हों, यानी पूर्व नियोजित हो। जैसे मान लीजिए लूट, या कहीं बैंक में लूट हो जाती है,
तो बैंक में भाई लूट तो एक व्यक्ति अकेला नहीं करेगा, अकेला रहेगा तो उसे हम चोरी कहेंगे, ठीक है। तो लूट जो होता है या डकैती, देखिए लूट और डकैती को हम आगे अब विस्तृत से व्याख्या करेंगे। तो मान लीजिए 4 या 5 व्यक्ति बैंक में घुस गए, ठीक है। अब ये 4 या 5 व्यक्ति, तो ऐसा तो थोड़ी ना कि पाँचों के पाँचों व्यक्ति जाकर उसमें लूटेंगे ही, है कि नहीं, लूट तो करेंगे नहीं पाँचों व्यक्ति। तो उसमें क्या होगा कि भाई ये जो दरवाज़ा रहेगा यहाँ पर एक खड़ा हो जाएगा, ठीक। एक व्यक्ति जो हो जाएगा वह सबको गन पॉइंट पे ले लेगा, ठीक है। बाकी 3 व्यक्ति पूरे एरिया में, पूरे बैंक में घुस घुस के जहाँ जहाँ भाई कैश वगैरह होगा उसे क्या करेंगे, लूटेंगे। या हो सकता है एक व्यक्ति उनका पहले से बाहर हो, जो कोई 4 व्हीलर वगैरह लिया हो जिस पे 4-5 लोग सवार हो सके, उसे वो स्टार्ट करके तैयार हो। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर यह धारा 34 लागू होती है कि नहीं, पहली बात समझिए। धारा 34 हमने क्या किया था, सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे की थी कि वो आपराधिक कृत्य हो। तो भाई बिल्कुल है, हम लूट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं जो बैंक के अंदर, वो लूट जो है हमारा क्या है, आपराधिक कृत्य है। किसी भी व्यक्ति का जो संपत्ति है उसकी बिना इजाज़त के छूना क्या होता है, या यूज करना, प्रयोग करना, उसे हम चोरी कहते हैं। तो ये एक प्रकार की चोरी लूट में क्या अंतर हम आगे बताएंगे, चिंता मत कीजिए। दूसरी बात है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है, बिल्कुल सही कि यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। तीसरा है कि वो सहायक रूप से आसपास हैं कि नहीं, देखिए एक व्यक्ति गेट पे है, एक व्यक्ति उसके अंदर, एक व्यक्ति बाहर गाड़ी पे खड़ा है, बाकी 3 व्यक्ति जो हैं अपना, वो 2 व्यक्ति जो हैं वो अपना लूट रहे हैं। और चौथा है कि सभी के समान आशय है, बिल्कुल सही बात। चौथा भी ये बात पूरी हो रही है कि सबके आशय क्या है, सामान्य क्या है उनके आशय, कि वो चोरी करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं। तो इस पे यहाँ पर क्या होगी, धारा 34 लगेगी। तो धारा 34 कहाँ लगती है, ये याद रखिएगा। धारा 34 ये बिल्कुल 4 लोगों, जो 4 हमारी शर्तें हैं, ये चारों शर्तों के जहाँ पर पूरा होगा वहीं पर हम क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा है, इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया कि इस धारा में सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है, अर्थात केस में गोली किसी ने मारी हो, हत्या केस सभी के ऊपर चलेगा। ये भी हो सकता है, वो भी सामूहिक रूप से है। तो भाई जैसे वो लूट हुआ तो वो क्राइम का भी तो लूट, ये कोई नहीं कह सकता। जैसे अगर 4 व्यक्ति, मान लीजिए जो 5 व्यक्ति लूट करने वाले हैं, लूट के जो 5 व्यक्ति थे वो पकड़े गए, तो उसमें जो व्यक्ति गेट पे खड़ा था वो जाकर गवाही अगर दे दे अदालत में कि नहीं साहब मैं तो गेट पे खड़ा था, मैं चोरी करने थोड़ी ना गया था, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। उन सभी लोगों का आशय सामान्य था, तो इसके ऊपर भी लूट का, चोरी का ही मुकदमा चलेगा एक उसी तरह का कोई सामूहिक रूप से किसी की हत्या करने के लिए जाता है तो सबके ऊपर हत्या का ही मुकदमा चलेगा। जैसे 4 लोग अगर किसी को रास्ते में छेक कर मारते हैं तो सभी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा। ये नहीं कि जो गोली मारा है केवल उसी के ऊपर, ये नहीं, वो सभी लोग हैं, क्योंकि सबका आशय सामान्य था। तो सामान्य आशय से किया गया जो कृत्य है वो सभी के लिए बराबर ही दंडनीय होता है। इसका एक प्रमुख केस है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। प्रमुख केस, ये केस इम्पोर्टेंट है, एक बार पूछा भी था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से ईयर में मैंने देखा था, और शायद SI के पेपर में नहीं था। तो केस देखिए क्या प्रमुख केस है, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, 1945, 31 जनवरी 1945 का है। इसमें क्या है, इसमें यह बात है कि महबूब शाह अल्लाहदा अपने साथी हमीदुल्लाह के साथ सिंधु नदी के किनारे अपने गन्ने के खेत में जाता है गन्ना काटने। रास्ते में मोहम्मद शाह यानी वली शाह का पापा कहता है कि मेरे गन्ने मत काटना। यह गन्ना काट कर अल्लाहदा नाव पर रखकर जाने लगता है। तभी मोहम्मद शाह का भतीजा गुलाम का कासिम शाह आकर नाव खोल देता है। तब अल्लाहदा उसे मारने लगता है। यानी वो नाव पर लेके जा रहा है, तब तक अल्लाहदा गुलाम शाह आकर क्या करता है, नाव उसका खोल देता है और उसी पर अल्लाहदा क्या करने लगता है, मारने लगता है। और फिर क्या होता है, गुलाम चिल्लाने लगता है। अब शिकार खेल रहे जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब जब अल्लाहदा चिल्लाने लगता है, अल्लाहदा जब मारने लगता है तो गुलाम शाह चिल्लाने लगता है। गुलाम शाह आकर जो होता है, जो नाव खोला है उसको अल्लाहदा मारा, तो ये गुलाम कासिम चिल्लाने लगा। अब गुलाम कासिम जब चिल्लाने लगता है तो शिकार उसके जो खेल रहे हैं वली शाह दुनलिया बंदूक लिए रहते हैं, बंदूक जो होती है राइफल वो बड़ी, वह महबूब शाह पर फायरिंग कर देते हैं, जिससे अल्लाहदा मर जाता है और परंतु हमीदुल्लाह घायल हो जाता है। और तो प्रश्न यह है कि मर्डर का केस किस पर चलेगा, यानी इतने सारे लोग वहीं पर रहते हैं। अब भाई सभी लोग आते हैं, जब वो सिंपल सी बात, अगर नहीं समझ में आते तो सिंपल सी भाषा में समझिए कि आप गए हैं अपने खेत जा रहे हैं, आप गन्ना काटने, अब गन्ना काटने आप खेत अपने जा रहे हैं, वहीं पर यहाँ पर आपका खेत है, इसी के बगल में किसी और का भी खेत है। अब जब आप आ रहे थे तभी इस खेत के मालिक यानी जो B व्यक्ति है उसके मालिक ने कहा मेरे गन्ने मत काट लेना भाई, ठीक है। तो
कुछ नहीं बोलता है। अपना गन्ना काट कर क्या करता है कि अपना गन्ना लाद लेता है अपने नाव पर, लाद कर अपना क्या करता है लेकर जाने लगता है। तो बी का जो भतीजा रहता है वह आकर इसका क्या करता है कि यह खोल देता है नाव। भाई नाव खोल देंगे तो नाव तो पानी में भरने लगेगी। तो इसी पर गुस्सा होकर उस भतीजे को ए जो होता है मारने लगता है। अब ये जो लगता है उसके भतीजे को मारने लगता है। तो यहीं पे इसका चाचा रहता है जो दुनाली बंदूक लेकर खड़ा रहता है, मतलब शिकार खेल रहा था। वो आवाज़ सुनता है तो वह गोली चला देता है, जिससे वह क्या होता है, अब वो सभी आ जाते हैं यहाँ पर घेर कर। जब गोली चला देता है तो एक को गोली लगते हुए दूसरे को एक को पास करते हुए दूसरे को गोली लग जाती है और यह ए मर जाता है। और उसके साथ के जो और लोग खेत में काम कर रहे होते हैं ए के सहयोगी, वह भी वहीं पर रहते हैं। तो जब यहाँ पर बात यही चलती है कि यहाँ पर जब केस चलेगा तो गोली भले किसी ने चलाई है, लेकिन सबका समूह सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, इस वजह से सब पर केस एक ही चलेगा, यानी 302 का और धारा 34 चलेगी। 302 जो है वो हत्या का है धारा, और 34 जो है वो सामान्य आशय का धारा है। ठीक है, तो सामान्य आशय बढ़ाने के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखा है कि कार्य प्लस चूक बराबर मृत्यु। इस दशा में कार्य या चूक को भी एक जैसा ही माना जाएगा। यानी कोई ऐसा आप कार्य करते हैं या चूक करते हैं जिससे मृत्यु हो जाती है, तो इस दशा में जो कार्य आपका हो है या चूक है उसे एक ही जैसा माना जाए कि आपने स्वयं से किया है। ठीक है, उसके आगे की बात करेंगे धारा 35। देखिए, अच्छा, धारा 35 क्या है? धारा 35 कहता है आपराधिक ज्ञान। धारा 35 क्या करता है? आपराधिक ज्ञान। आशय से किया गया कार्य या आपराधिक कृत्य, यानी आप जब जानबूझकर, आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, जब आप जानबूझकर कोई कृत्य करते हैं तो उसे हम कहते हैं आपराधिक ज्ञान। ठीक है, जैसे यानी सदोष अपराध। ठीक है, सदोष लाभ के लिए, जैसे मिलावट करना। यदि मिलावटखोरी में से एक से अधिक लोग शामिल हो तो सभी के समान रूप से जिम्मेदार है और सभी समान रूप से क्या करेगा? अपराध की लगेगा, एक ही जैसा धारा लगेगा। और जैसे इसमें इम्पोर्टेंट है घूरे का केस, धारा 55 से संबंधित है। ठीक है, आए बात समझ में? मतलब क्या है? जैसे आपराधिक ज्ञान का मतलब ये हुआ कि आपको पता है, जैसे किसी को आपने मतलब बंदूक ले लिया, बंदूक लेकर आप किसी को अगर मार रहे हैं तो आपको पता है ना कि अगर गोली लगेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं आपराधिक कृत्य। या जैसे मिलावट करना, तो आपको मिलावट के बारे में पता है कि अगर हम मिलावट करेंगे तो जाहिर सी बात है मिलावटखोरी जब होगी तो भाई उसमें दिक्कत होगी किसी न किसी को। भाई मिलावट करना तो अपराध है, आपको पता ही है, किसी न किसी को नुकसान होगा ही। तो आप अगर अकेले, जैसे आपने भाई खोवे की या मावे की दुकान खोल रखी है, मिलावट करवा रहे हैं अपने मजदूरों के साथ, तो आप पे तो केस चलेगा ही, आपके साथ साथ जो आपके मजदूर होंगे उनके ऊपर भी केस चलेगा। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट एक केस है घूरे का केस है। ठीक है, जो धारा 35 संबंधित है। आए बात समझ में? चलिए, अच्छा, अब इसमें एक केस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन देख लीजिए। ए और बी किसी धारदार हथियार से सी पर वार कर देता है, और अर्थात धारदार हथियार का प्रयोग करना यह साबित करता है कि व्यक्ति को पहले से पता है कि इससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसे यहाँ पर क्या होता है? आपराधिक कृत्य कहते हैं। ठीक है, अब उसके आगे है धारा 36। आगे क्या है भाई? धारा 36। धारा 36 ये कहता है कि अंशतः कार्य, धारा 36 कहता है अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोप द्वारा, चूक द्वारा परिणाम जो होता है उसे भी अपराध माना जाता है। यानी अंशतः मतलब थोड़ा सा कार्य आपने किया, थोड़ी सी चूक, जो थोड़ी सी लोप हुई आपसे, उस चूक को भी हम अपराध मानते हैं। जैसे कोई जेलर है ने किसी कैदी को 10-15 दिन तक भोजन नहीं देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसे जेलर का कृत्य ही मर्डर के रूप में ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि अंशतः आपने बस थोड़ा सा, भाई मतलब क्या है, आपने उसे 10 से 15 दिन खाना तक नहीं दिया, थोड़ी सी चूक है, आपने भूल गए। मान लीजिए बहुत सारे कैदी हैं, आप एक कैदी को जेल में रखे हुए भूल गए। अगर आप भूल गए तो भाई आपने तो अंशतः आपने उसे तो मारा है नहीं, बस आपने तो खाना ही नहीं दिया ना, लेकिन फिर भी यह जो होगा यहाँ पर उस पर मर्डर का ही चार्ज चलेगा, यानी आपको माना जाएगा कि आपने उसकी मृत्यु मौत के कारण आप ही है। धारा 37 की बात करेंगे तो धारा 37 किसी अपराध को घटित करने वाले कई कार्य में से किसी एक कार्य को सहयोग करके करना अपराध माना जाता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें समझिएगा ध्यान से। मैंने इसीलिए मैं जब भी केस लिखाऊँ, जितने भी नोट्स मैंने बनाए उसमें केस इंपॉर्टेंट लिख दिए ताकि सबको समझ में आ सके। अगर जो मेरे वीडियो भी नहीं देखता है तब भी वो स्वयं से भी पढ़ के देख सकता है। यह धारा 37 में बताया गया है कि अगर किसी अपराध को घटित, मतलब एक सीरियल से कोई अपराध करना है, ठीक है, जैसे किसी किडनैप करना है, तो किडनैप करने वालों को भाई गाड़ी चाहिए, फिर उसके बाद
क्लोरोफार्म वगैरह चाहिए, उसके साथ उसकी लोकेशन चाहिए, कोई फ़ोन करके आपको बताएगा तब कि यहाँ से निकला भाई, ठीक है। तो इसमें जिसकी गाड़ी रहेगी वो भी, अगर जो ड्राइवर उसमें रहता है वो भी, वो सब जो होंगे अपराधी माना जाता है। एक जैसा ही अपराध, सहयोग करने का भी एक कार्य अपराध माना जाता है। इस वजह से मैं लिख दिया, जैसे गोलू एक ज्वेलर है जो नारायण नाम के एक कैदी की हत्या करना चाहता है, ठीक है। गोलू जो हमारा क्या है, एक जेलर है, ठीक है, और वह नारायण नाम के कैदी की हत्या करना चाहता है। वह हर रोज़ रात को 2 घंटे उसे पीटता है, कभी हाथ बांधकर बिजली के शॉक देता है, जिससे एक दिन नारायण की मृत्यु हो जाती है। तो इतने सभी कृत्य मृत्यु के जिम्मेदार हैं। जेलर यह कहकर नहीं बच सकता कि मेरे किस कृत्य से नारायण की मृत्यु हो गई, मैं हर रोज़ उसे पीटता था। मतलब ये कि भाई आप डेली उसे मारते थे, तो आप तो कहेंगे भाई किस वजह से हुआ है, मेरे मारने से हुआ है, मेरे बिजली के शॉक देने से हुआ है, तो किसी एक कृत्य से होगा। ये कह के आप नहीं बच सकते, बल्कि वो सभी कृत्य जो होंगे वो अपराध के ही श्रेणी माने जाएंगे, यानी आप उसकी मृत्यु के ही क्या होंगे, हकदार होंगे। एक मैंने और लिखा है जिसको ना समझ में आया हो, एक केस मैंने लिखा है, ए और बी मान लीजिए 2 जेलर हैं। दूसरी स्थिति, पहली स्थिति में एक जेलर था। ए जनवरी से जुलाई तक अपने कार्यकाल में जेड कैदी, कोई एक कैदी है जेड नाम का, उसको खाना नहीं देता है 6 महीने तक, जिससे जेड क्या होता है, दुबला और कमज़ोर हो जाता है। 15 दिन बाद बी जेलर आ जाता है, यानी ए रिटायर हो गया। ये जो ए था यह जनवरी से लेकर जुलाई तक जो एक जेड नाम का कैदी था, इस कैदी को खाना नहीं देता है, ठीक। अब फिर क्या होता है, जुलाई तक नहीं देता है, फिर जुलाई में 15 दिन के बाद एक जेलर जो होता है वो हट जाता है और उसकी जगह आ जाता है बी जेलर। अब बी जेलर आता है तो क्या होता है, ए तथा बी जेलर आ जाता है और कोई संबंध नहीं है, मतलब ए ख़त्म हो गया, चला गया, उसकी जगह कौन जेलर आ गया, बी आ गया। तो अब इन दोनों के बीच में कोई संबंध तो है नहीं, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है, बी भी जेड को खाना नहीं देता है। 15 दिन बाद जेड की मृत्यु हो जाती है। भाई जनवरी से लेकर जुलाई तक ए ने खाना नहीं दिया, फिर 15 दिन बाद रिटायरमेंट हो गया, चला गया, तो उसकी जगह जेलर बी आ गया, ठीक है। उसने भी जेड को 15 दिन खाना नहीं दिया। अब 30 दिन किसी को खाना नहीं मिला तो जेड मर गया। अब जब मर गया तो फिर क्या हुआ कि ऐसी दशा में ए का हत्या प्रयास और बी पर हत्या का दोषी माना जाएगा, यानी इसके ऊपर भी दोनों के ऊपर केस चलेगा। इसके ऊपर केस चलेगा हत्या के प्रयास का, यानी ए जेलर जो है उसके ऊपर चलेगा हत्या का प्रयास का केस, और जो बी जेलर है उसके ऊपर हत्या का दोषी, यानी इसके ऊपर 302 का मुकदमा चलेगा, जबकि उसके ऊपर हत्या का प्रयास यानी शायद 308 होता है या 310 होता है, उसका मुकदमा का तरह चलेगा, ठीक है भाई। चलिए अच्छा, आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी बातें कल होंगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, हम आपकी इसी तरह सेवा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।